रानी और पंकज दोनों पति पत्नी एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, लेकिन उनका ढाबा कुछ खास नहीं चलता है। वहाँ ज्यादा लोग आना पसंद नहीं करते हैं। आजा आजा रे हमरे परिवार में, हो आजा आजा रे हमरे दरबार में, सब्जी पूरी और मस्त मस्त अचार खा जा रे आजा आजा। अरे रानी, गाना क्यों गा रही हो? तो और क्या करूं भाई, खाना तो बन गया है, अब लोगों का आना ही बाकी है। छोड़ो रानी, यहाँ तो इतना स्वादिष्ट खाना होते हुए भी ज्यादा कोई आता ही नहीं है। वो गाना सुना है तुमने? कौन सा? अरे वही, कोई आए या ना आए खाना बनाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना, तुम तो हर परिस्थिति में खुश रहती हो और मुझे भी खुश रहने की कोई ना कोई वजह दे ही देती हो। पंकज और रानी, उनका ढाबा काफी कम चलता था, लोग भी कम आते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। ऐसे ही जैसे तैसे उनकी नैया चल रही होती है। कुछ दिनों बाद गांव में विदेशी पर्यटक आते हैं। ओह वाह, सो फ्रेश, ये स्मेल कैसी है? ओह, ये तो काऊ डंक है। नाइस, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। यप, बाय द वे आई एम सो हंग्री। यहाँ कोई होटल नहीं है? दिस वे, मैंने वहां से करा है होटल, कम विद मी। शार्लिन और सूजी को गांव में सब लोग देख रहे होते हैं। वो दोनों भी अपनी टूटी फूटी कमजोर हिंदी के साथ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोगों से बात करते हुए, यहाँ वहाँ देखते हुए वो दोनों रानी और पंकज के ढाबे में पहुंच जाते हैं। ओह नाइस, यहाँ सब कुछ अच्छी है। सुनिए, वी आर हंग्री, भूख लगी है। फूड है यहाँ? जी हाँ, यहाँ है खाना, आप दोनों बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। रानी उन दोनों के लिए सब्जी पूरी रायता लेकर आती है और उन्हें खाने को देती है। वो दोनों खाना खाते हैं। सो यमी, डिलीशियस। सम सूप, ये लिक्विड मिलेगा? ये सूप नहीं है, ये सब्जी है, आलू टमाटर की। पोटैटो टोमेटो। ओह, टोमेटो एंड पोटैटो, नाइस नाइस। आपको और चाहिए? वांट? यस, वी वांट सम टोमेटो पोटैटो सूप। दिस येलो वन। रानी, पूरियां भी शायद चाहिए। तुम एक काम करो, सब ले आओ, इन्हें जो चाहिए होगा उस पर हाथ रख देंगे। हाँ, हमारे गांव के लोगों को तो कभी हमारे ढाबे का खाना पसंद आया नहीं, लेकिन देख रहे हो ना, परदेसी को हमारे ढाबे का खाना पसंद आ रहा है। हाँ, अरे जाओ जल्दी से खाना ले आओ, देखो कैसे चाव से खा रहे हैं। ऐसे इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। पंकज और रानी दोनों उन दोनों लड़कियों को काफी अच्छे से खाना खिलाते हैं। शार्लिन और सूजी भी बड़े मजे से खाना खाते हैं। ओह गॉड, माय टमी सो फुल। सुनिए, बिग बड़ा होटल कहाँ है फॉर स्लीप, सोने के लिए? वी आर टायर्ड। अरे रानी, तुम ही समझो कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इन्हें सोना है या आसपास कोई होटल पूछ रहे हैं? सुनिए, हमारे गांव में तो कोई होटल है भी नहीं और ये बाहर से आए हैं। आपको तो पता ही है, दुनिया बस लोगों का फायदा ही उठाना चाहती है। लेकिन ये तो काफी अमीर लग रहे हैं। अब होटल तो है नहीं, तो अब हम क्या करें? हम इन्हें अपने ही घर में रहने के लिए बोल देते हैं, हमारे लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी। क्या पता परदेसी को देखकर हमारे गांव वालों को हमारे ढाबे का खाना ही अच्छा लगने लगे। ठीक तो कह रही हो तुम। शार्लिन और सूजी अब दोनों रानी के ही घर में रहते हैं। वहाँ गांव के लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। रानी और पंकज को शार्लिन और सूजी की भाषा को समझने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन वो भी सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। रानी, वाटर बहुत ठंड है, आई नीड हॉट वाटर। गर्म पानी, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, मैं समझ गई, बाहर पानी गर्म हो रहा है, आउटसाइड हॉट वाटर। ओह नाइस, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग सो मच फॉर अस। हम एक परिवार की तरह ही हैं। यू मीन फैमिली? हाँ। रानी और पंकज विदेशी पर्यटक का बहुत ध्यान रखते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रख रहे थे। ये चीजें शर्लिन और सूजी को भी बहुत अच्छी लग रही थी। यू सी ना, दी पीपल आर सो गुड। हाँ, हमें गिफ्ट देना चाहिए। आई हैव एन आइडिया, लिसन। शार्लिन और सूजी दोनों आपस में बात करते हैं। कुछ दिनों बाद शार्लिन और सूजी पंकज रानी को अपने साथ लेकर जाती हैं। अरे, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वेयर? ये रेस्टोरेंट आप दोनों का है,
आप दोनों बहुत अच्छा है, हमारी बहुत हेल्प की, इसीलिए दिस रिटर्न गिफ्ट हमारी साइड से। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा तोहफा है। नहीं, हम ये तोहफा नहीं ले सकते, और हमने जो कुछ भी किया वो इसके लिए नहीं किया है। प्लीज टेक टेक, प्लीज, अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो हम बहुत हैप्पी होंगे। वी आर फैमिली ना, प्लीज ले लीजिए। हम अब तक एक छोटा सा ढाबा चला रहे थे, हमारे तो गांव वाले ही सगे नहीं थे, लेकिन आप फिरंगी मेहमान, आप दोनों ने हमारे लिए कितना सोचा। थैंक यू, टू गुड। सूजी और शार्लिन अपने व्लॉग भी बनाती हैं जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। दिस ढाबा आर टू गुड, फूड सो यमी, हम यहाँ आए थे, दे पीपल सो नाइस, बाय। आप सभी आइए और इस ढाबे पर खाना खाइए। व्लॉग को देखकर अब गांव के लोग, गांव के बाहर से सब लोग वहां आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अच्छा चलने लगता है। हमारे ढाबे पर ग्राहक बनकर आए थे और हमारे लिए भगवान बन गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से ढाबे से हम कभी इतना बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल पाएंगे। ये सब हमारी फिरंगी मेहमानों की वजह से ही हो रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। पहले हमारे ढाबे पर ज्यादा कोई आता नहीं था, हमारे ढाबे का खाना किसी को पसंद नहीं आता था, लेकिन अब देखो हमारे गांव के लोग भी तारीफ करते हैं। दूसरे गांव से, शहर तक से लोग हमारे ढाबे में खाना खाने आते हैं। फिरंगी मेहमान ने अब तो हमें भी ब्लॉग बनाना सिखा दिया है ना, इसलिए अब हम भी ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, ताकि दूर से ही सही लेकिन हमारा खाना तो देख सके हमारे फिरंगी मेहमान। रानी और पंकज का इसी तरह हर दिन काम अच्छा चलने लगता है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। माधवी अपने पति हरीश, अपने बड़े बेटे उमंग और उसकी पत्नी सलोनी, छोटा बेटा अनुज और अनुज की हाल ही में भूमि नाम की लड़की से शादी हुई थी, उनके साथ रहती थी। भूमि काफी ज्यादा गरीब परिवार से होती है, लेकिन भूमि के आने और काफी अच्छा खाना भी बनाने की वजह से उसे काफी सम्मान मिलता था। एक दिन घर का सब काम करने के बाद भूमि अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पैर दबाने लगती है। अरे बहू, तूने ही घर का सारा काम किया है और अब तू यहाँ मेरे पैर दबाने आ गई। बहू, तू भी तो थक गई होगी ना, जा तू भी जाकर आराम कर ले। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है ना, और अगर थोड़ी देर मैंने आपके पैर दबा भी दिए तो क्या मैं छोटी थोड़ी ना हो जाऊंगी, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। हमने कहीं कुछ अच्छा जरूर किया होगा, तभी हमें तुझ जैसी अच्छी बहू मिली है। तू हमारा कितना ध्यान रखती है, तूने तो सच में हमारा दिल जीत लिया। बहू हो तो तेरी जैसी। माधवी और भूमि की बात बाहर दरवाजे पर खड़ी सलोनी सुन लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है। यहाँ मैं इतने अमीर घर से हूँ, लेकिन कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं हुई, और ये गरीब घर की आई है और सबको अपने झांसे में फंसाने भी लगी। ऐसे तो ये सब कुछ हड़प लेगी और मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। सलोनी को काफी ज्यादा जलन होने लग रही थी और इसीलिए वो अब दोनों भाइयों के बीच में आग लगाने लगती है। ऐसे ही एक रात उमंग जब घर आता है तो सलोनी अपने पति से बोलती है, आपको नहीं लगता कि आपके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है? गलत हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं, क्या गलत हो रहा है? अब आप खुद ही देख लो ना, आप घर में ज्यादा पैसे लाते हो, आपका छोटा भाई कुछ नहीं करता, थोड़े बहुत कहीं से ले आता है और उसको बराबर की इज्जत मिलती है। कल को बराबरी सब कुछ मिलेगा। मैं आग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे बुरा लगता है कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये तो कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं बुरा थोड़ी मान सकता हूँ। अरे मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि आप बुरा मान कर बैठ जाओ, मैं तो बस बता रही हूँ। मैं मायके से इतना सब लाई थी, आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन फिर भी हमें उतना नहीं पूछा जाता है जितना पूछा जाना चाहिए। सलोनी इसी तरह दोनों भाइयों में दरार पैदा करती जा रही थी। उमंग को भी कहीं ना कहीं सलोनी की बातें सही लग रही थी, इसीलिए वो उसकी बातें मानता जा रहा था। कुछ दिनों बाद उमंग इन सब से परेशान होकर पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए, दोनों को उनका हिस्सा मिल जाए वही सही रहेगा। अचानक से ये क्या बोल रहा है तू? बंटवारा? हाँ भैया, आप अचानक से बंटवारे की बात कैसे बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे बंटवारा चाहिए, मैं अब एक साथ नहीं रह सकता। अगर भैया चाहते हैं कि बंटवारा कर ही दो, जब साथ रहकर इतनी परेशानी हो रही है तो अलग हो जाना ही बेहतर है।
उमंग और अनुज दोनों ही अब बंटवारे के लिए बार बार बोलते हैं। बच्चों के इतना बोलने पर माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते और वो बंटवारा कर ही देते हैं, जिसके बाद अनुज अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाता है। अनुज के अलग होते ही सलोनी गांव के सेठ के पास जाती है और सेठ से बोलती है, अरे सेठ जी, आपने अनुज से अपने पैसे नहीं लिए क्या? अब तो बंटवारा हो गया, अनुज के पास काफी पैसे आ गए, जायदाद भी मिली है। सलोनी की बात सुनकर सेठ तुरंत अनुज के नए घर पहुंच जाता है, जहां अनुज अपनी पत्नी के साथ था। सेठ अनुज पर चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पैसे आ गए और ऐश करने लग गई। मेरे कर्जे का क्या है? अपनी बीवी के इलाज के लिए मुझसे जितना कर्जा लिया था वो कब चुकाएगा? पता है ना, ब्याज भी बन रहा है उसका। सेठ जी, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा। आप अचानक से कैसे पैसे लेने आ गए? अचानक से? अरे मेरे पास पैसे खाकर बैठा है और शर्म भी नहीं आ रही है? हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे अभी के अभी अपने सारे पैसे सूद समेत चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए तो अच्छा नहीं होगा। सेठ अनुज से उसका बंटवारे में मिला हिस्सा सब कुछ ले लेता है और फिर अनुज अपनी पत्नी के साथ एक टूटे फूटे घर में आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख की साथी हूँ, इसीलिए आपके साथ हर जगह चलना मेरा फर्ज है। भूमि और अनुज एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। कुछ दिनों बाद लगातार बारिश होने लगती है और तेज बारिश के कारण अनुज और भूमि के घर की छत टूट जाती है और अब उनके पास छत तक नहीं होती। दोनों घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं। तीसरे दिन गांव का विधायक वहां आता है और वो गरीब लोगों से बोलता है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब मेरा परिवार हो। मुझे पता है कि इस समय आप सब मुसीबत में हो, बारिश में काफी मुश्किलें हो रही हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से हर परिवार को सहायता करने आया हूं। विधायक गरीबों की मदद करता है। भूमि और अनुज की भी छत ठीक हो जाती है और अब वो खुशी खुशी रहने लग रहे थे। जब इसके बारे में सलोनी को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। यहाँ सास ससुर की देखभाल मैं करूं और वहाँ वो महारानी आराम से अपने पति के साथ जी रही है। इतना सब करने के बाद भी उसका कुछ बुरा नहीं हुआ। सलोनी के मन में फिर बहुत गुस्सा भर जाता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद सलोनी बाजार से घर जा रही होती है कि तभी एक चोर उसका पर्स चोरी करके भाग जाता है। अरे चोर चोर चोर, कोई है मेरा पर्स! सलोनी का पर्स चोरी हो जाता है और वही सलोनी रोने लगती है। तभी सलोनी की देवरानी हाफते हुए आती है और पर्स देते हुए बोलती है, दीदी ये रहा आपका पर्स, बड़ी मुश्किल से पकड़ा था चोर को, वरना वो तो लगभग भाग ही गया था। देख लो सब ठीक तो है ना? ये गरीब है लेकिन दिल की कितनी साफ है। मुझसे मुसीबत में देखकर तुरंत मेरी मदद करने आ गई। मैं कितनी गलत थी इसके बारे में। भूमि को अपनी मदद करते हुए देख सलोनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे घर का बंटवारा मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा की है। मुझे भूमि से जलन होने लगी थी और इसीलिए ही मैंने ये सब किया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। दीदी कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है और अब हम वापस से एक परिवार बन तो गए हैं ना। सलोनी को सब लोग माफ कर देते हैं और इसी के साथ अंत में पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।